ये 5-6 बातें जो गहरे तरीके से मेरे दिमाग में बैठी हुई है। पहली बात, अगर एक विद्यार्थी 2 से 3 वर्ष तक, अवधि दिमाग में रखना, 2 से 3 वर्ष तक ढंग से तैयारी करता है। ढंग से तैयारी का मतलब क्या होता है, मैं आज वो भी बात करूंगा आपसे। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे आपको मोटिवेट ही करना है, बाकी बैच बैच बनने का काम इन्होंने पहले कर लिया है। जो भी सारे शिक्षक आए थे वो पढ़ा के गए, मैं क्या पढ़ाता कम और बातें अधिक करता हूँ, जो मुझे लगता है आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है इस समय। आप लोगों के लिए कंटेंट की कमी नहीं है, सब चीजें बढ़िया है। आपको कोई मार्ग प्रशस्त कर दे, राह बता दे और पीछे कोई डंडा लेके भागे और आप पीछे भागोगे तो निश्चित तौर पे आप बढ़िया कर लोगे। खुला छोड़ा हुआ व्यक्ति की इधर उधर भटकने के बहुत आसार होते हैं। पहली चीज जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति 2-3 वर्ष तक बढ़िया मेहनत करता है, बिल्कुल समर्पित होकर, झूठी तैयारी नहीं। झूठी तैयारी का मतलब होता है किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे तो पास वाले अच्छा महसूस करें इसलिए आप बैठे हो, टेस्ट वगैरह में नकल वकल करके अगर अच्छे मार्क्स ला रहे हो इसलिए कि आसपास के लोगों में अपना एक ऑरा बना रहे हैं कि मैं होशियार हूं। उन सारे प्रश्नों के उत्तर रट देना जो आगे दोस्त पूछने वाला और आप 4 चीजें उसको बढ़ा चढ़ा के उत्तर बता देते हो इसलिए कि आपका एक डेकोरम बना रहे हैं, ये झूठी पढ़ाई कहलाती है। ये पढ़ाई आपको मजबूत नहीं करती। ये इस पढ़ाई किए हुए बच्चों की दीवारें परीक्षा हॉल में ढहती भी मैंने देखी है। तो मेरा 2-3 साल पढ़ाई करने की बात का मतलब झूठी पढ़ाई से बिल्कुल नहीं है, इस ईमानदार पढ़ाई से, जहां बच्चा सच में पढ़ता है। या घेरे पड़ जाते आंखों के बीच में, भूल जाता है कि कब घर गया था, भूल जाता है कि कौन से लोगों से लास्ट में कब बात की गई है। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को टाइम देता है 2-3 साल तक। खुद को टाइम देने का मतलब समझ रहे हो आप? जब आपका किसी से कोई संपर्क नहीं होता, आपको पता है कि आपके करियर निर्माण में आपको अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। दुनिया को देख देख के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। अगर किसी स्टूडेंट ने इस टाइप से 2-3 वर्ष पढ़ाई करी है तो मैं विश्वास के साथ लिख के दे सकता हूं, भले उसका नसीब नहीं हो, भले उसकी किस्मत में नहीं लिखी हुई हो, लेकिन वो पहले नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में 101% चयन लेता है। पहले अटेम्प्ट में हो सकता है कई बार बच्चा गलतियां कर देता है या समय से पहले परीक्षा हो जाती है, मगर दूसरे अटेम्प्ट में वो असफल नहीं हो सकता जिस स्टूडेंट ने 2 से 3 वर्ष तक अच्छे से मेहनत की है। तो ये बात मेरे मस्तिष्क में गहरे तरीके से बैठी हुई है, क्योंकि 2007 में जब मैं 6 में यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इस कॉलेज में पढ़ने आया था तो मुझे अच्छे लोग मिले थे और उनका जिक्र मैं यदा कदा कई वीडियोस में, भाषण में करता रहता हूं, मैं वापस नहीं करूं बार बार। तो मुझे अच्छे से पता है कि सेकेंड ईयर का साल, फाइनल ईयर का साल बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करी थी। किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई सामाजिक कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं बना। मुझे पता था कि अगर आपको अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी है तो निश्चित तौर पे आपको कुछ भिन्न करना पड़ेगा। आप वैसे परफेक्ट है, बस कुछ काम करने की आवश्यकता है। और 2-3 साल पढ़ा तो उसका परिणाम ये निकला कि 2009 में नौकरी लगी। 20 साल का था, 20 वर्ष की उम्र में परिवार का पहला व्यक्ति जो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके नौकरी ज्वाइन करता है, वो भी मुंबई, जिसके कोई लेना देना ही नहीं किसी का कुछ भी। क्यों ना, अब मुझे एक बात बताओ, क्यों ना ये विश्वास होगा कि 2-3 साल मेहनत करने से नौकरी नहीं लगती? ये विश्वास हो जाता है और ये आपको भी होगा जिस दिन आप 2-2.5-3 साल बैठोगे ढंग से और लगेगी उस दिन आप कहोगे कि सर ने बहुत सही बात बताई थी, अगर कोई 2-3 साल बढ़िया मेहनत करता तो हो जाता सिलेक्शन। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मोस्टली सारे 2-3 साल के भीतर 12वीं पास किए हुए, अधिकतर के कॉलेज चल रही है, चाहे वो बीएसटीसी का हो, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो आपके ग्रेजुएशन चल रहा हो, कहीं से भी कॉलेज चल रही है आप लोगों के। और हुई भी है तो पिछले साल ही हुई होगी, बहुत लंबा समय नहीं बीता है। अपीयरिंग कितने है? अपीयरिंग स्टूडेंट जिनका बीएसटीसी फाइनल ईयर या फर्स्ट ईयर या जो भी है, और किन किन का लगभग किन किन का पिछले साल पूरा हो गया, मतलब बहुत पुराने स्टूडेंट नहीं है आप लोग। और अब जैसा कि आप कह रहे हो कि 20 वर्ष की अवस्था वाले हो मोस्टली सारे, तो अभी वो आपके लिए टाइम है, वो जो मैं 2-3 साल की बात कर रहा हूं, वो ढंग से पढ़ने वाला। और यहां अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन सेट है। देखो, कोचिंग करना जीवन में जरूरी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं आपको, जरूरी है पढ़ना। यहां ज्वाइन करके भी अगर आप पढ़ते नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं 1% भी ज्वाइन करने का फायदा नहीं है। 1% भी ज्वाइन करने का फायदा नहीं है अगर आप वापस जाके पढ़ते नहीं है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि आप एक गंभीर अभ्यर्थी नहीं है।
और मैं कोचिंग्स में देखता हूं, बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फीस भरते हैं, सब कुछ होता है, 1-2 महीने पढ़ते भी है, और फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि 2-3 महीने बाद शिकायतें आनी शुरू होती है। कई बच्चे कोचिंग छोड़ते हैं, कई बच्चे 10 दिन में 4 दिन आते हैं, कई बच्चे टेस्ट नहीं देते, और लास्ट में जाते जाते 60% के आसपास स्टूडेंट होते हैं जो ठीक ठीक रहते हैं, 40% बच्चे बीच में ही अपनी राह बदल देते हैं, मतलब भटक जाते हैं। भटकने कई माध्यम है, आपको आपसे कोई अछूत माध्यम नहीं भटकना। वो मोबाइल में भटक सकता है, कोई नसों में भटक सकता है, कोई लड़कियों में भटक सकता है, कोई दोस्तों में भटक सकता है, कोई कारोबार में चला जाएगा। भटकने के कई सारे रीजंस है। भटकने वाला व्यक्ति हो तो कई भी जगह भटक जाएगा। तो फिर अपन जब फीस भर लेते हैं तो फिर किस लिए भरते हैं? इस उद्देश्य के लिए ना कि 2 साल बढ़िया मेहनत करके नौकरी लेके निकल जाएंगे यहां से। ये डेली डेली किताबें नहीं पढ़ी जाएगी। जब इतना कुछ कर लिया तो क्या हम दिमाग को इतना समझा नहीं सकते कि हमें 2 साल सिर्फ यही काम करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चाहे वो किताबों से करो, चाहे वो कोचिंग जाके करो, चाहे रूम में करो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, चाहे घर में पढ़ो। क्या हम इतना दिमाग को नहीं समझा सकते कि मुझे अब 2 साल केवल पढ़ना है? किस लिए पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है, हमें बताओ। सिर्फ खुद के लिए मैं बता रहा हूं, सिर्फ खुद के लिए। आपकी नौकरी से फायदा सिर्फ आपको होता है, किसी से मांगने नहीं पड़ते। महीने की 1 तारीख होते ही कल 31 तारीख गई है परसों, और आज दिन में मेरे मैसेज आया था सुबह 9-11 साढ़े 10-11 बजे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ डैश 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 एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज हाय 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 हाय। इससे खुशी आपको ही होती है, बाकी वाले तो परेशान होते हैं इससे कि इसकी मैसेज क्यों आ रहा है ये। तो अगर आप 2 साल पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं आप, ये भी तो सोचो। ये सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो आप। जब आप खुद के लिए 2 साल खुद को टाइम नहीं दोगे तो आप सही बताओ नौकरी के हकदार नहीं है भाई। तो गहरी जो बात मेरे दिमाग में बैठी वो ये बैठी हुई है कि अगर आपने मानसिक रूप से तय कर लिया है, बीएसटीसी वगैरह करा रखी है, और दिमाग में बात बिठा दी है कि आगे जो वैकेंसी आने वाले, क्योंकि 28 में चुनाव है, आप सभी को पता है, जून जुलाई के बाद आचार संहिता लगेगी, ज्वाइनिंग उससे पहले देनी पड़ेगी, और उससे पहले ज्वाइनिंग देने के लिए एक इनको जबरदस्त भर्ती करनी पड़ेगी। 5-4 हजार भर्ती करेंगे तो सरकार को पता है वोट खिसक जाएगा। चुनाव के आखिर साल में हमेशा 30-35 हजार की वैकेंसी निकली है, आज दिन तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं 2008 से ये देख रहा हूं। चुनावी साल में सरकार कभी ऐसी गलती नहीं करती 5-4 हजार की। और मैं आपको आज ही लिख के दे सकता हूं कि वैकेंसी ढंग की आएगी। अब 28 में ज्वाइनिंग देनी, मैं सिर्फ ज्वाइनिंग का सोच रहा हूं, अब आपके कब आएगी कैसे आएगी ये आप देख लेना अपने हिसाब से। मेरा दिमाग सिर्फ वहां पे है, कहां पे, ज्वाइनिंग पे है। अब ज्वाइनिंग देंगे तो परीक्षा भी करानी पड़ेगी, और परीक्षा करानी है तो फॉर्म भी लेने पड़ेंगे, और फॉर्म लेने हैं तो विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, प्रोसेस तो करनी पड़ेगी ना। तो अब प्रोसेस के बारे में क्यों सोचे, सीधा परिणाम देखो ना कि ज्वाइनिंग कब करवाएंगे। ये ज्वाइनिंग करवाएंगे चुनावी साल में। ये आज तक यही होता है यार, आगे भी यही होगा। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड होता है, यूट्यूब पे डालूंगा, और भले आप रख लेना कट करके कि सर की गए सुना दे पड़े। आज मैं कई महीना पहला बोलियो तो मैं 210 कट ऑफ रह रहा है L1 रही है, मैं रिजल्ट आने वाला है, देख लिया था कितनी गिरे ऊपर जाओ है, पूरे आसपास ही है, ज्यादा ऊपर नीचे को है। क्यों, अनुभव है, पता चल जाता है कैसा क्या कुछ होने वाला है। तो ये 28 के अंदर ज्वाइनिंग देंगे तो आप पता है कि परीक्षा वगैरह तो होगी, वो 27 में होगी, और 27 में एग्जाम्स करवाएंगे तो तय बात है कि प्रोसेस वगैरह भी 27 में शुरू करेंगे। तो अब आप इस बात को लेकर तो निश्चिंत है कि भर्ती तो आएगी। अभी भी किसी को लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगी? किसी को लग रहा है ऐसा? नहीं लग रहा है। तो हम ध्यान है कि भर्ती आ है तो पढ़ो क्या को है? अब आपके पास कोई ये तो बहाना नहीं है ना नहीं पढ़ने का कि वैकेंसी नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गई। मतलब जब भर्ती आनी तय है, ज्वाइनिंग तय है, तो अब आप पढ़ लोगे ना, पढ़ोगे ना। हाँ। अब देखिए 26 के 3 महीने जा चुके हैं, 9 महीने शेष है, और 27 के 12 शेष है, 12 और 9 होते 21 महीने। लगभग आपके पास में 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल का समय आपके पास।
और मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि ये मैंने सारी चीजें करके देखी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सेकंड ग्रेड ही बड़ा, सारी भर्तियां पास किए, नहीं नहीं तो मैं नहीं बोल पाता, नहीं तो मुझे मेरे को भी लगता पता नहीं कैसे नौकरी लगती होंगी, क्योंकि ये सब चीजें करी है, पास भी करी है, कितना टाइम लगता है, पास करते हुए बच्चों को देखा है, रिजल्ट निकालते हुए स्टूडेंट को भी देखा है, पहली रैंक से लेकर लास्ट रैंक तक। तो मुझे अंदाजा है, उस बेस पे मैं कह रहा हूं कि 1.5 साल का टाइम है, और कोई एक विद्यार्थी कैसा भी हो, सामान्य हो चाहे अपने आप को कमजोर मानता हो, ब्रिलियंट हो, जैसा भी हो, 1.5 साल इतना समय होता है कि वो अपने पहले प्रयास को आखिरी प्रयास बनाने की हिम्मत रखता है। बस शर्त यह है कि उसको अंदर से लगना चाहिए कि 1.5 साल में मैंने एक दिन भी फालतू खराब नहीं किया है, ये आना होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि आप, ऐसे तो 1.5 साल कई जाते हैं, कई, लेकिन अंदर से ये लगे ना कि मैंने टाइम बिल्कुल खराब नहीं किया, अपना बेस्ट दिया है, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं उस टाइम पे कि आप 1.5 साल के भीतर रिजल्ट निकाल लेंगे, भले आप 0 से शुरू कर रहे हैं। ये पर्याप्त अवधि होती है, पर्याप्त अवधि एक चयन के लिए, अध्यापक भर्ती के चयन के लिए 18 महीने पर्याप्त अवधि होती है। मैं कहता हूं साल भर में तो आदमी लेक्चर बन जाता है, और बने हैं। मैं कई बच्चे इस बार अभी हिस्ट्री का, इतिहास के रिजल्ट आए हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं, मैं उनको पूछ रहा हूँ कितना टाइम लगा, तो कह रहा साल भर लगा, कोई कह रहा सर 8-10 महीने में कर लिया था, किसी ने कहा सर 1.5 साल लगा, बट कर रहे हैं। कोई पृष्ठभूमि बड़ी जबरदस्त नहीं है। तो इस अनुभव के बाद जो पहली बात मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है वो ये कि अगर आप 2-2.5 साल बढ़िया मेहनत करते हैं तो नौकरी लग जाएगी। अब आप अगर ये कर पाते हैं तभी मैं कह रहा हूं कि क्लास ज्वाइन करो, तो कम से कम ये श्योर हो जाना कि मैं ये कर पाऊंगा। 1.5-2 साल जैसा हम कहते हैं वैसे आप चल पाओगे, कहते हैं ना गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। ये केवल लिखने की बात और सुनने की बात थोड़ी है, ये करने की बात है। और मुझे इतना अनुभव है कि 10 में से करते 3-4 ही है, बाकी से होता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो कल ये कहूंगा कि आपको देर रात पढ़ना है या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। आपको रात को नींद जल्दी आती है, लेट खुलती लेट है, आप तो गुरु के वचन पे पहले दिन ही खरे नहीं उतर पाए हो। फिर मैं कहूंगा कि आपको नियमित रूप से पढ़ना है, ये फालतू सामाजिक सरोकार परोकार से दूर रहो। आप नहीं रह पाओगे दूर, क्योंकि आप जाओगे बिन बुलाए चले जाओगे कि आज भोजन है चलो। मैं कहूंगा कि दोस्त वगैरह जो है टाइम खराब कर रहा है उनसे दूर रहो, आप नहीं रहोगे शाम को जाके इकट्ठे हो जाओगे सारे। मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया वगैरह से फालतू चीजें हटा दो, केवल काम की चीजें रखो। बट आप तो 20-20 ग्रुप में जुड़ोगे, और एक ग्रुप अगर 10 मिनट भी लेता है तो 200 मिनट सीधे गए। और ऐसा तो अपन कोई निष्क्रिय थोड़ी है कि एक ग्रुप केवल 10 मिनट ही ले, हम 15 मिनट तो देंगे उस ग्रुप को कम से कम दिन भर में। ये 300 मिनट गए, मतलब कितने, 5 घंटे गए। मैं तो ये कहूंगा कि इनको हटाओ पहले दिन, आप नहीं हटाओगे मुझे पता है। मैं ये कहूंगा कि 7-8 घंटे कोचिंग होती है, 3-4 घंटे घर जाके पढ़ो। आप नहीं पढ़ोगे मुझे ये भी पता है। जब आप ये नहीं करोगे तो नौकरी की हम लागे वो। ऐसे थोड़ी है कि घर जाओ, आपको नॉर्मल काम किया और आपको सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दे। भाई अपने जैसे 5-7 लाख बच्चे बैठे हैं मार्केट में, अब भर्ती कितनी भी बड़ी आएगी तो लेंगे तो 15-20 हजार, इससे ज्यादा थोड़ी लेंगे। तो हम भाई इस 20 हजार का हिस्सा बनना है तो ये सब सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, त्याग करने पड़ेंगे। और आप ये भी तो सोचो कितने साल त्याग करने हैं, 2 साल। फिर सारे सोशल मीडिया हैंडल ओपन करो ना, फिर लिखो कि मैंने कैसे तैयारी की, वाले कोचिंग में लिखा दो मैंने ये किताब पढ़ी थी, मैंने किताबों से खूब मेहनत की थी, अच्छा नोट्स बड़ी बड़ी नौकरी लगी। फिर आप खूब ज्ञान दीजिए ना, आपको कौन मना करे, आपकी हर बात को स्वीकारा जाएगा कि सही बोलते हो, लागू हो तो गलत थोड़ी बोले। बट ये काम 2 साल बाद करोगे तो लोग सुनेंगे आपको, अभी करोगे तो सारी वैल्यू तो कहीं है कौन, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। ज्यादा ज्ञान दोगे तो कह देंगे पहले तू लग जा, उसके बाद हमारे से बात करना। फिर बेइज्जती तो महसूस को बन। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप चल सकते हो हमारे बताए हुए पथ पे, तो फिर कुछ सोचना नहीं है फालतू इधर उधर, लग जाओ तैयारी करने। आज का दिन है, मान लो कल एक लड़के का किसी कोई इंटरव्यू लिया था, कोई 49th रैंक देवासी था, कोई बच्चा था बड़ा अच्छा लड़का,
मुझे तो पता भी नहीं था। वो बच्चा 29 मार्च 2025 को मेरे पास आया सिरोही से, तो बड़ा डिप्रेशन में, कोई फैमिली प्रॉब्लम ये वो। मैंने उससे घंटा भर बात करी, क्या दिक्कत है। और दिक्कत है उसने इतनी गहरी बताई, सारी पारिवारिक समस्या ऐसी थी, पढ़ नहीं, सच में नहीं पढ़ पा रहा था। मैंने कहा साल भर के लिए, मैंने कहा मेरे अनुसार चल रहे, फिर समस्याओं में वापस पड़ जाना। तो अभी बाहर कैसे निकलूं, जयपुर चला जा। बस 2-3 महीने रहे थे शायद परीक्षा को, मैं 2-3 महीने मेरे अनुसार चल रहे, फोन वोन सब बंद करवा गए, निकाल दिया उसको। इतना ढंग से पढ़ा कि फर्स्ट ग्रेड में 49th रैंक आई। सिलेक्शन हुआ तो समस्याओं का समाधान हो गया, समस्या उसी चीज की थी। और अब वो बच्चा, मैंने, मेरे जब सिलेक्शन हुआ तो पहला कॉल ही आया मेरे को, बोला कि सर मेरी नौकरी लगी। मैं तो नहीं पहचाना तेरे को। तो उसने गुरु मेरे को फोटो भेजा उस पे व्हाट्सएप पे कि सर ये मैं 25 मार्च को आया था और आज 25 मार्च ही, साल भर हुआ है और मेरी सर नौकरी लग गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब देखो, चलना तो आपको पड़ेगा, हम तो आपको केवल डायरेक्शन देने वाले हैं कि ये है। तो ये बात मेरे दिमाग में गहरे तरीके से बैठी हुई। अगर कोई स्टूडेंट 1.5-2 साल अपने गुरुजनों के बताए हुए रास्ते पे ईमानदारी से चलता है, ईमानदारी से चलने की आपको बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेगी, बहुत कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी आपको, बट छोड़नी 2 साल के लिए, ज्यादा नहीं। एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कुछ चीजें गहरे तरीके से दिमाग में बैठी हुई है। आपके बैकग्राउंड का आपके परिणाम पर कोई असर नहीं होता है। आप 10th 12th में राज्य मेरिट में थे कि मेरी तरह पास हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि अब आप कैसा करते हो। अगर आप पढ़ाई में एवरेज या ठीक रहे हैं या कमजोर रहे हैं, तो मेरी बात याद रखना, इसका आगे के रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता। अगर आप अब साल भर का जो 1-1.5 साल का टाइम है उसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। मैंने देखा है कई बच्चे इस तनाव में रहते हैं कि मैं सर पढ़ाई में ठोठ हूं। आपने ठोठ कैसे मान लिया? आपने आज दिन तक किसी भर्ती का सिलेबस ढंग से पढ़ा नहीं, आपने कभी उस सिलेबस का 4-5 बार रिवीजन किया नहीं, आपने उस सिलेबस के हजारों की संख्या में प्रश्नों का अभ्यास किया नहीं, आपने कभी सबसे अलग करके खुद को समय पढ़ाई के लिए दिया नहीं। फिर आप आधी अधूरी तैयारी के साथ में अगर आपका रिजल्ट खराब रहा है तो आप अपने आप को ठोठ घोषित क्यों करते हो? आपने खुद ने घोषित कर दिया मैं पढ़ाई में कमजोर हूं। किसने कहा? परसेंटेज के बेस पे तय नहीं होता। परसेंटेज के बेस पे तय होता तो मैं तो आज भले कि बाठा उखूं तो बाठा तो को उखनी जाऊं तो खैर, लेकिन दूसरा काम कर रहा होता। परसेंटेज के बेस पे होता तो मेरी सच में कहीं नौकरी नहीं लगती। तो परसेंटेज के बेस पे आप अपने आप को कमजोर क्यों मानते हैं? और दिमाग में अगर ये बात आ गई कि मेरे को याद नहीं होते, मैं कमजोर हूं, तो सच वाली बात सच सिद्ध हो जाती है। तो मेरे दिमाग में ये बात भी बड़े गहरे तरीके से बैठी हुई कि इन चीजों का आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो यूं है कि इस स्थान से कोई अपनी स्पीड जो लगाएगा ना वो सफल होगा, भले 99% है, भले 49 है। तो आप अपना पास्ट भूल जाइए। आपके अधिक प्रतिशत का आपको गुरूर भी नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। और अगर कम प्रतिशत रहे हैं तो उसकी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन किताबों का इनसे बहुत अधिक मतलब नहीं है। वो अप्रोच अलग थी, आगे पढ़ने की अप्रोच बिल्कुल अलग है। इसलिए आप बैकग्राउंड को सोच के बिल्कुल भी ये ना सोचे कि मुझे याद नहीं होता है। और मेरा क्या मानना है, अगर कोई विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु को 3-4 बार समझ भी लेता है ना अच्छे से, तो उसको अपने आप याद होना शुरू हो जाता है। हाँ ये ठीक है, कई बच्चों को 2 बार में ठीक ठीक याद हो जाता है, कई को 4 बार पढ़ना पड़ता है। बट 1.5 साल का समय इतना होता है कि आदमी 10 बार पढ़ सकता है। और एक ही विषय वस्तु को अगर अपन बार बार पढ़ते हैं तो एक ऐसी फेज आती है जब उसकी चीजें आपको याद हो जाती है। याद भी ऐसी होती है कि आपको ये तक पता चलता है कि आपके पेज के ऊपर के कोने पे ये बात लिखी हुई है। यहां तक चीजें याद रहनी शुरू हो जाती है। तो कमी परसेंटेज या उसकी या अपने दिमाग की नहीं है, कमी इस बात की है कि हम उसको बार बार पढ़ नहीं पा रहे और लगातार उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं।
तो अगर आप ये चीजें कर सकते हो तो तैयारियां शुरू कर लो। आप दिमाग में अगर ये बिठा लोगे ना कि 1.5-2 साल मुझे ढंग से मेहनत करनी है और 5-7 बार सिलेबस को बहुत तरीके से पढ़ना है और खूब अभ्यास करना, जो यहाँ टेस्ट लिए जाते हैं उनका भी करना है और भी किताबें लाके मार्केट से और भी क्या करना है, अभ्यास करना है। अगर आप ये कर पाते हैं तब तो फीस भरना ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो फालतू माँ बाप को गलत उम्मीदों में और गलत आशाएं मत बंधवाना। बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कोचिंग पड़ती है लाख रुपए में, क्योंकि मंथली खर्चा मान लो 12 महीने रहोगे करोगे, सीधी बात है, वो खर्चा पूरा काउंट करो, कोचिंग की फीसेस काउंट करो, आना जाना सब काउंट करोगे तो 1 लाख रुपए का खर्चा होता है। हिडन खर्चे हैं सारे भाई। फीस जो लगती है वो तो कुछ है ही नहीं उसके सामने भाई। हर महीने 5-6 हजार रुपये अपना रहने का इजीली खर्चा आता है। तो आप ये सोचिए कि अगर 12-14 महीने बैच चलता है तो 80,000 रुपये तो रहने करने का खर्चा हो जाता है, ये मिनिमम जरूरत है। फिर फीस भर लो, कोई बुकलेट ले आओ, कभी किताब लेके आओ, छोटे मोटे खर्चे और भी होते हैं। लाख रुपए का खर्चा है और एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1 लाख रुपए किसी बुरे स्वप्न से कम नहीं होते। आप अगर घर वाले घर पे जाके ये कहोगे ना मुझे लाख रुपए की आवश्यकता है, भाई साहब वो कहेगा पढ़ना छोड़ दे, मेरे पास नहीं है नहीं, सच में नहीं है। लाए कहां से पैसे? लाख रुपए के लिए उसको अपना अनाज बेचना पड़ता है। लाख रुपए के लिए उसको अपना घर के कई सारे बाई प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं, घी से लेके मतीरों से लेके ऊन से लेके बहुत सारी चीजें। लाख रुपए के लिए उस व्यक्ति को अपने कई सारे सपने सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। लाख रुपए के लिए कई दूसरे खर्चों में कटौतियां करनी पड़ती है। यार अपने रहने दो, भेजने बच्चे के हर महीने 5,000 रुपए लाए कहां से? घर चलता है गांव में 3-4 हजार रुपए में। तो उस लाख रुपए के लिए उस व्यक्ति को आपका जो भी पीछे सपोर्ट सिस्टम है, आपके पापा हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, कोई भी आपका सपोर्ट सिस्टम तो है, तभी आप यहाँ बैठे हो, नहीं तो नहीं बैठ पाते, एक सिंगल डे नहीं बैठ पाते। घर से रुपए देने बंद हो जाते हैं ना, उसी दिन आपको बोरिया बिस्तर पैक करके बस में बैठना पड़ता है, मैं आपको बता रहा हूं। और जीवन भर समान नहीं रहता समय। वो दौर कभी भी आ सकता है जिस दिन आपको कहा जा सकता है कि भाई पैसे नहीं है, सॉरी। क्योंकि ऐसी स्थिति समय पूछ के थोड़ी आता है कि मैं अब खराब समय शुरू हो रहा हूं। तो किसी भी मोड पे एक फोन से शुरू हो जाता है। तो वो 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहता हूं कि आप गांवों पर ढाणियों से आए हुए लोग हैं। आप केवल आप नहीं, आप पूरे परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो पूरे परिवार की उम्मीदों के साथ यहां पे आए हुए हो कि एक लगेगा तब हम पीछे वाले को पढ़ा पाएंगे। तो उस सपनों के खातिर, उस 1 लाख रुपए के खातिर आप अपना बेस्ट देके एक परिणाम वापस गिफ्ट रूप में, दक्षिणा रूप में दोगे ना, तो उनको लगेगा जैसे जीवन धन्य हो गया। मैं जस्ट अभी आ रहा हूं, मैं बीसू गया था। वहां पे एक बच्चा अपना मेरे पढ़ता था, मनोहर सिंह राजपूत, 39th रैंक है उसकी इतिहास में। अभी पूरे परिवार में पहली, घर पिताजी के परिवार में पहली नौकरी है। खुशी इतनी थी घर पे कि रात्रि में जागरण थी, सभी मेहमानों को बुलाया गया था और मुझे बच्चा स्पेशली कह के गया था, सर आपको आना ही है, मैं आप मेरे गुरुजी है, मैं आपसे पढ़ा हूं पूरा, सारी चीजें की, प्लीज आपको कैसे भी करके आना है। तो मैं यहां से गाड़ी लेके बेसू गया था, लगभग 60-65 से ऊपर ही है, 70 किलोमीटर के आसपास है। मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेके गया, छोटा सा गिफ्ट में एक पेन थी और एक सर्विस बुक थी। सर्विस बुक का महत्व आपको पता है? सर्विस बुक का महत्व ये है कि आप जैसे ही नौकरी ज्वाइन करोगे, सबसे पहले प्रिंसिपल कहेगा आप सर्विस बुक लाइए, भरनी पड़ेगी। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तब वो सर्विस बुक आपको लास्ट साइन के साथ में सर्विस बुक साथ में रिटायर होती है। मतलब आगे के जीवन के 40 साल की नौकरी करो चाहे 30 साल की करो, एक ही सर्विस बुक रहती है पूरे जीवन। मैं वो सर्विस बुक उसको देके आया, मैंने बेटा ये जीवन भर अब तेरे साथ रहेगी और जब जब तू सर्विस बुक देखेगा तुझे मेरी याद आती रहेगी। तो मैंने पूछा उसको, मैंने कहा और कोई कार्यक्रम था या केवल ये? तो कि सर केवल नौकरी का ही कार्यक्रम था। मेरे घर में बहुत खुशी का माहौल है, तो हमने पापा जी ने जागरण दिलवाई है और आज जो है वो मेहमान आए थे, सभी मेहमान आए हैं, बस खुशी का माहौल है। हमने उसको साफा पहनाया, बड़ी भोजन किया और उसके बाद में मैं सीधा चल के यहाँ आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। अब बताओ ये दोनों कितने गजब संयोग है कि एक सफलता प्राप्त किए विद्यार्थी को सम्मानित करके एक उपहार देके जब हम यहाँ आ रहे हैं
तो नए आकांक्षी सामने बैठे हैं, सर हमें भी नौकरी लगना है। मैं उनके पिताजी की आंखों में देख रहा था, और पिताजी झुकने लगे। मैंने, नहीं मैं तो आपका बेटा हूं। हो गए पूरी मारे बच्चेरी जो नौकरी लागी है गुरु थानो समर्पित है। अब आप सोचो कि शिक्षक के लिए इससे बड़ा दिन क्या होगा जब सीनियर सिटीजन, मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग है, वो आपको अप्रिशिएट करें। मुझे ये लगता है कि ये उस बच्चे के कारण हुआ है। उसने सफलता दी तो सम्मान किसे मिला? मुझे मिला, एक गुरु को मिला। अगर वही बच्चा गलत काम करता तो हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती। इसलिए मैं ये बात आपसे बार बार कह रहा हूं, देखो पढ़ना करना सारी चीजें आप करिए, और अच्छे से करोगे तो उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आपको भी गर्व होगा, आपके माता पिता को होगा, और उससे भी अधिक गर्व हमें होता है। ये जो फीलिंग होती है, मैं उस जगह पे बैठे हम खाना खा रहे, तो मैं बात कर रहा था सब साथियों से। मैंने कहा एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए नौकरी कितनी महत्वपूर्ण है, कि खुशी खुशी बड़ा फंक्शन किया जा रहा है, 400-500 अतिथियों को आमंत्रित किया जा रहा है, बाकायदा टेंट लगाया जा रहा है, रात पूरी भजनियों ने भजन जो भी भजनी होते हैं उन्होंने भजन किए हैं। दिन में शुभ माने जाने वाले हमारे मंगणियार जो है वहां बैठे हैं। मंगणियार शुभ होता है, मंगणियार की अनुपस्थिति मानी जाती है अशुभ। मंगणियार का होना इस बात का संकेत होता है कि अशुभ नहीं होगा। वो दिन में वो कार्यक्रम चल रहा है, उस घर में विवाहिक माहौल चल रहा है। मैं ये आंखों से देख के आया था, मुझे लगता है कि नौकरी कितनी जरूरी है। ये जीविका निर्वाह नहीं है, भूख कोई नहीं मरता, अपने बाप दादे नहीं मरे, नौकरी नहीं लगी हुई थी। प्रेस्टीज का सवाल है, प्रतिष्ठा का, और उसी के लिए हमें चाहिए ये सब। और अगर उसके लिए हम 2 साल समर्पित होकर नहीं काम करते हैं तो फिर धूड़ है पूरी बड़ाई पे, धिक्कार जैसे कहते हैं हिंदी में, धूड़ कहते हैं अपने मारवाड़ी में। तो मैं आप सभी को यही बात समझाने आया हूं कि कोचिंग जरूरी नहीं होती, जरूरी होता है पढ़ना, और सिंसियरली पढ़ना। वो आप ज्वाइन करोगे तब भी करना पड़ेगा, नहीं करोगे तब भी करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज मेरे दिमाग में जो जहन में बैठी हुई है, मैं अभी 2 बातें पूरी कर पाया हूं। तारे समझ में आ रही, कोई खाली मारे जा रही है क्या? समझ में आ रही है? हाँ, यानी वे खाली थारे मार समझ में आ रही, मैं तो बस थोड़ा होन रहा हूं कि बोले ठीक है, बोलने का तो मेरा काम है। लेकिन बोली हुई बातें अगर आपके दिलो दिमाग में उतर रही है और आप उसका अगर अनुसरण करने का सोच रहे हैं, तब तो बोला हुआ काम का है, नहीं तो गो इनटू द वैन, व्यर्थ है। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा था मेरे अनुभवों से निकली हुई, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आप अनुशासित नहीं है तो मान के चलिए कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं होंगे। पढ़ाई तो खैर है ही। अनुशासन का मतलब शांति बना के बैठना नहीं है। जैसे अभी आप बैठे हो अनुशासित तरीके से, अनुशासन का मतलब ये नहीं, ये तो अनुशासन का एक भाग है। फिर आप मुझे पूछोगे सर डिसिप्लिन होता क्या है? डिसिप्लिन का मतलब आप समझना, ये आपकी बहुत काम की चीज है। डिसिप्लिन का मतलब होता है, कई मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है कि सुबह से शाम तक आपका जो भी टारगेट है उसको ईमानदारी से पूरा करना। आपने सोच लिया था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग में मुझे ये पढ़ना है, इवनिंग में ये काम करना है, शाम को ये करना है, दिन में ये करना है। और अगर आप बिल्कुल समयबद्ध तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हैं, एक दिन नहीं हर दिन, ये डिसिप्लिन कहलाता है। आप 6-7 दिन पढ़ लिए, थक गए, आपने सोच लिया कि कल मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, खेलने जाना है, ये काम करना है। आप खेल के आइए, आप दोस्तों के साथ बैठ के आइए, आपको कोई गीत सुनने गीत सुन के आइए, फिल्म देखनी फिल्म देख के आ जाइए। ये भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन पढ़ लिए, 7वें दिन थक गए। अब परसों मैं थका, मैंने कहा मेरे से क्लास लेने की कोई इच्छा नहीं है। युवराज जी ने कह रहे हो मत करो, एक ले लो। मैं ना, मेरा मन नहीं है, तो मैं जा रहा हूं खेलने। कल की बात है, सॉरी। मैं परीक्षा से आया, मुंह धोया और सीधा हॉस्टल गया। बच्चों के साथ 1-1.5 घंटे बढ़िया सा वॉलीबॉल खेला। वॉलीबॉल खेला, थका, घर जाके आराम से रोटी खा के सो गया। क्यों? मेरा मन नहीं था क्लास लेने का। जब मेरा मन ही नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ? और
ये स्टूडेंट के साथ में भी, आपके साथ में भी होगा। और मैं ये मानता हूं अगर एक महीने में आप 20 22 25 दिन बढ़िया पढ़ लेते हैं ना तो खूब है। ये 3 4 दिन ब्रेक लेते हैं तो ये बढ़िया बात है। 30 के 30 दिन पढ़ाई किसी से नहीं हुई आज तक। कोई कह रहा है कि मैं तो बस एक दिन भी नहीं किया हुआ, झूठ बोल रहा है। 30 से 30 दिन पढ़ाई किसी से नहीं होती, ना मेरे से भी ना आपसे होगी। एक दिन तो ब्रेक चाहिए महीने में। अगर मैं मानता हूं 25 26 दिन बढ़िया निकाल लेते हैं ना आप मान के चलना आप सही चल रहे हो। ये मार्केट में भ्रांतियां बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति 2 2.5 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता। अगर लाइब्रेरी में कोई बैठा है ना मन मार के हिम्मत करके, तो किसी को देख के बैठा है, ये हैंग उठिया कौन हो ही बैठो रहे हो। ये सब बैठे हैं तो इधर उधर तिरछी नजर में हैंग बैठा है, मैं भी बैठ जाता हूँ। ये तो भैया दिखावा कर रहे हो, ये कोई डिसिप्लिन पढ़ाई तो नहीं है। ये घंटे भर बाद में दिमाग जाम हो जाता है। 45 50 मिनट में दिमाग जवाब दे देता है, तो उस समय 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। फिर कैसे कोई 2 3 घंटे, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहां अपवाद है, जैसे मैथ में कोई बैठ गया या फिजिक्स में बैठ गया। आप वाले सब्जेक्ट का तो मुझे पता है, ठीक है कोई रिवीजन है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके लय का है, तो 2 घंटा पढ़ लोगे आप। बाकी नहीं हो पाता। फिर आप कहते हो सर कुछ देर तो समझ में आता है, फिर दिमाग कहीं और चला जाता है। दिमाग जाएगा ही। व्यक्ति की अधिकतम पढ़ाई सिटिंग 50 मिनट के आसपास होती है। फिर 4 5 मिनट का बढ़िया ब्रेक लेके फिर बैठ जाओ। तो कुछ धारणाओं से हट जाइए और डिसिप्लिन्ड होके बैठिए आप। ज्यादा समय तो कौन था रे, 10 मिनट था ना, और बोला भाषण टेक दे बजे जाऊं, क्योंकि आज बोले ना 3 4 दिन हुआ ना, तो मारे की एक विचार आया था मैं हैंग होना ही करे પછી फ्री हो जाऊं, बस रात्रि मन की नींद बढ़िया हो। नहीं बोला तो मारे एसिडिटी वे माने लागे जोने आज पता नहीं जिंदगी नरक सी हो गई है। हम थानो ये तो हुना दियो ना, तो मारो मन एड़ो राजी हुए, बस शांति एकदम, भगवान सुगन बहुत शांति महसूस है। 1 1.5 घंटो ज्ञान ध्यान तो लागे कि हाँ हमें ठीक है। नहीं तो पता पूरा दिन गुमसुम रहता हूँ, सब पूछते हैं क्या हुआ आज, तनाव में क्यों लग रहे हो। अब उनको कैसे कहूँ आज कहीं भाषण नहीं हुआ मेरा। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ना कहीं मैं ज्ञान नहीं दे के आया किसी को। कोविड काल में तो ऐसी हालत हुई थी मेरी, फिर मेरे को मोबाइल पे आके ज्ञान देना पड़ा, बताओ। मतलब बिन मांगा ही ज्ञान दिया मैंने, बिन मांगा। किसी को जरूरत नहीं है तो भी कहा नहीं सुनो इसको, काम का है। हालांकि फिर बच्चों ने कहा कि सर हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। फिर ये तो ठीक हुआ कि वो संयोग से चल गया कि हाँ अच्छा लगा। बाकी मैं उसको अच्छा नहीं भी लगता ना, तब भी मैं ज्ञान तो देता उसको। तो मैं 10 15 मिनट मेरा शेष बचा है, मैं अच्छा बोल दूं आपको, समझा दो, फिर हम सभी विसर्जन करेंगे। और आप आराम से घर जाके रेस्ट करो। और रात को कम से कम आज सोचना जरूर कि मुझे सीरियसली पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सीरियसली सोचना है, मजाक नहीं कर रहा है ना। रात के समय, अक्सर रात्रि के समय, अर्धरात्रि 9 10 11 12 बजे के समय व्यक्ति जब अकेला होता है ना, उस समय उसके दिमाग सच्चाइयां स्वीकार करता है। पूरे दिन आदमी बेटो बहुत जिद्दी होया करे। जिद्दी मतलब वो खुद से जिद करता है, वो खुद इतना मतलब होता है कि नहीं किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो नार्सिसिज्म का शिकार होता है। नार्सिसिज्म मतलब वो खुद को एक सेल्फ ओबेस्ड होता है ना, कि मतलब खुद को वो कहीं पर भी गलत नहीं देखता है, उसको अपना हर कार्य सही सिद्ध नजर आता है। लेकिन 24 घंटों में एक ऐसी फेज आती है जब व्यक्ति खुद की सच्चाइयां स्वीकार करता है। और वो जनरली रात्रि के समय होता है, जब बिल्कुल सन्नाटा हो और एकदम अंधेरा सा हो, अकेला हो। उस समय व्यक्ति सोचता है, तब वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता है कि मुझे क्या हूं और क्या करना है और क्या कर रहा हूं। तो आज रात्रि में आप एटलीस्ट जाना, घर जाके थोड़ा सा इस विषय पे सोचना कि मैं क्यों आया हूं, मुझे आगे करना क्या है, 2 3 साल बाद मेरा भविष्य क्या है। अगर बीएसटीसी वगैरह की है तो क्यों की है, फिर अध्यापक बनने के लिए की है, तो आगे 2 3 साल कैसे यूटिलाइज करूं कि नौकरी लग जाए, फ्री हो जाऊं सबसे। तो रात को जाके कम से कम एकांत में बैठ के थोड़ा सोचना। और मुझे आज भी मैं बताऊं, मैं जब भी, अब जैसे मैंने कहा ना शाम को घर जाऊंगा, खाना वाना खा के मैं कुछ आधा 1 घंटा घूमने जाता हूँ छत पे या कहीं भी बाहर। उस समय मैं बहुत सोचता हूँ मुझे आगे क्या करना है, क्या कर चुका हूँ। कई बार तनाव भी होता है, क्योंकि मनुष्य है तो ये उठा पटक दिमाग में सबकी चलती है, आपके भी चलती है, मेरे भी चलती है। कई बार बहुत नर्वस फील करते हैं, लो फील करते हैं, जैसे कुछ है ही नहीं जिंदगी में।
कई बार बहुत हाई फील करते हैं कि बहुत कुछ है, नर्वस फील करते तब सोचते हैं कि मैं तो गांव से आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, आज तो भगवान की मेहरबानी से सब कुछ है, तब सोचता हूँ इतना कुछ तो मिल गया, अब क्या है। तो सोचता हाँ ठीक है, नर्वस फिर नहीं होते, अच्छा फील होने लगता है। ये सब एकांत में विचार आते हैं। तो आज आप जाके इस बात का निस्सार तभी निकलेगा जब आप, किसी को लेट होना है तो जा सकते हैं आप, कोई बस बस हो तो, नहीं है तो आप 10-15 मिनट बैठ जाओ आराम से। कोई इमरजेंसी हो तो आप निकल सकते हो, संकोच की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी को बाहर से कोई आया है तो बस बस भी होगी, और तो आप कोई वो है नहीं, अपन 10-15 मिनट बात करें। अच्छा कोई बाहर से आया हुआ है दूसरे जिले से, दूसरे जिले से बाहर से आए हो आप? जोधपुर संभाग से बाहर से हैं कोई? कहाँ से आए हो बेटा? चित्तौड़गढ़ से? सांवलिया जी से आया बेटा? आप दोनों एक गाँव के हो? आप कहाँ से? बीकानेर से? बीकानेर में कहाँ से आए? बच्चू से आए? बच्चू से पिछली बार मेरे पास 2 बच्चियां थी। और पीछे से कहाँ से आया बेटा? जोर से बोल। सीकर? सिरसा? हरियाणा? ये आगे सिरसा का बोल रहा, सिरोही से? हरियाणा से? ओ, तो हरियाणा से L1 का चल जाएगा, कर लोगे? यस, यही तो बात होती है, कर लेंगे हम साथ, हम कहे वैसा करते जाओ और आप सपोर्ट करते जाओ, कर लेंगे, पॉसिबल है, क्यों नहीं होगा। और पीछे कौन बोला बच्चा? कहां से आए? जोर से बोलो, थोड़ा सा आवाज आ जाएगी। फलोदी से? और हाँ, जोधपुर? आप कहां से आए? धौलपुर? बताओ, कहां कहां से बच्चे आ रहे हैं? देखो, फलोदी, धौलपुर से, चित्तौड़गढ़ से, हिसार से, देखो सिरसा से, बताओ। हाँ? आप में से कोई बाहर से? कहां से बेटा? उदयपुर? फिर यहां पे कैसे पढ़ने आए? देखो कहां कहां से बच्चे मतलब पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। और बाहर से बच्चियों में से कोई जोधपुर संभाग से बाहर से हो? बताओ बस। कोई नहीं, एक ही बच्ची है? हाँ, परेशान मत करे थे भेड़े भाई न कदे कॉपरेट करया, कोई रूम वूम दिलाने में हेल्प करया? बाहर से आई? यहीं से? हाँ। और कौन सा बच्चा बता था पीछे से? नॉर्थ राजस्थान से? अच्छा, ये बीकानेर से हो गया। इस तरह से देखो, ये भरोसा है जो हम लोगों ने मिलकर बनाया है। तो इन बाहर से आए हुए भाइयों के साथ में आप अच्छा व्यवहार करना। कोई रूम वूम कोई ठगे वगे नहीं थे, ये ना रूम भी ठीक दे रहा। पिछली बार मेरे पास बूंदी से बच्चे आए थे, प्रेम शंकर, मैं फिर उनकी ढाणी भी गया था बूंदी में एक बार, आपने रील देखी होगी, गन्ने वाली गन्ना खाते हुए। वो बच्चा, उसकी वाइफ नहीं सॉरी बहन और वाइफ तीनों यहाँ थे। तो वो क्या, शुरू में आया तो किसी ने टोपी पहना दी और महंगा रूम दे दिया, उसको पता नहीं चला। फिर मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा अपन इनका ध्यान रखना, अपने मेहमान है ये। तो फिर उन्होंने 2-3 हजार में एक रूम सेट कराया। अभी मजे की बात की, अभी भी बच्चा यही है, कल आया था मेरे लिए गुड़ लेके आया था। उनके खेत में गन्ना होता ना, घर में खेत में गुड़ बनाते हैं, तो मेरे गुड़ चावल वहां से लेके आया था थोड़े से, कि सर ये अपने खेत के हैं, तो ये काफी ऑर्गेनिक है, तो आप उसको, वो जब भी आता है तो मेरे लिए गुड़ या चावल में से कुछ न कुछ पक्का ही ले आता है। और मुझे सच में ही वो गुड़ और चावल दोनों पसंद है, मेरी मम्मी को भी बड़े पसंद है, क्योंकि बहुत ओरिजिनल होता है, वो खेत से लाते हैं। तो वो बच्चा अभी यहीं बैठा है, कल कल शाम को ही आया था मिलने के लिए। अब उसके साथ रहने वाले जो बच्चे हैं अपने यहीं के, अब मैंने कहा मारवाड़ी, तो क्या सर अब थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ, तो मैं इसको मारवाड़ी बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल लियो। और अब मैं समझ भी गया हूँ, मतलब समझता सारा ही हूँ। तो ये जो कोई बाहर से मेहमान आए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक बार एक अलवर लड़को आयो जो अपने कोचिंग वाले पासो भेज दियो की कहे तुम डोपा ईद की करे, सीधो ऐस कहो। उस बच्चे ने मुझे आके अंदर आके यही कहा। अब हुआ क्या, उसको ये कहा कि तुम डोपा ईद की करे, तो वो कह के मैं पढ़ने आया हूँ। तो क्या जयपुर था, जोधपुर था, ईद कहता है। उसका मन इतना कमजोर किया, बेचारा वापस चला गया। वापस गया, वापस आने के बाद क्या हुआ कि उसको फिर उसके भाई ने कहा, भाई लेक्चरर बना था जो मेरे से पढ़ा था इतिहास, तो उसने कहा कि वापस क्यों आया? तो क्या बच्चों ने कहा अरे तू सर से मिला? तो क्या सर से तो नहीं मिला, लेकिन लोग बच्चों ने यही बोला, बच्चे कौन से? तो क्या बैच के ही थे, वापस जा सर से मिले एक बार, फिर नहीं बैठता तो आ जाना। वापस आया, वापस आके 5-7 दिन बाद फिर आया, तो मेरे से मिलने आया। तो मैंने उससे बात करी, तो मैंने कहा बेटा यहाँ से रूम वूम ले ले। कब आया? तो सर मैं आया 2 बार पहले भी था मेरे को वापस भेज दिया। मैं क्यों, क्या बोला? तो मेरे को बोला तू डुपायत की कब आए हो ये बोल दिया। तो क्या हाँ, तो सर मैं वापस चला गया। तो फिर वो यहाँ आके उसने
ज्वाइन कर लिया। फिर वो बैठा रहा और उसमें वो तेरे वाले बैच में था, डी बैच में। कितने नंबर आ रहे बेटा तेरे? कम क्यों रहे? उसके तो खूब आ रहे थे, उसके तेरे पास बैठा था ना वो 100 पूरी के 118-19 बता रहा था कुछ। राकेश भी इतने कुछ बता रहा था। 115 है, हाँ 230। तो उस बैच में आता, वो बाद में एयरफोर्स में हो गया वो लड़का, मैं उसकी बात कर रहा था। तो बाद में एयरफोर्स में वो भी गया। तो आप सोचिए कि मतलब ऐसे किसी को मत करना, बस बाहर से कोई उम्मीदों के साथ आया तो। एक पिछली बार एक लड़की राजसमंद से आई थी, पूरा बैच करके फिर गई। तो आप इनका थोड़ा सम्मान रखना, ठीक है? अब बढ़िया पढ़ाई करो। देखो मेरी बात का सार यही है कि आज रात को घर जाके सोचना अच्छे से, और कुछ चीजें मैं और क्लियर कर देता हूँ, और फिर आप कुछ प्रश्न हो तो पूछ लेना, फिर अपन चलेंगे। आप अब है, मैं कुछ बातें अभी और कर लूँ, पूरी हुई नहीं अभी तक, पूरी बोली। अब देखो यहाँ पे, अब मैं थोड़ा संस्थान के बारे में बोल देता हूँ आपको। मैंने जो बातें मेरी तरफ से कहनी थी वो कह दी। यहाँ पे जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, ये पिछले साल जो भी अपने एफ तक बैच हुए थे, वो सारे बैच इसी फैकल्टी ने पढ़ाए थे। आपसे पहले ए बैच और लगा, ये बी बैच होगा जो अपना रिको में चल रहा है। आपकी क्लास भी उधर ही होगी, आपके आमने सामने होगी, उसमें भी यही फैकल्टी थी। मेरी फैकल्टी से रिलेटेड आज तक मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चे जब यहाँ आते हैं तो सिर्फ मेरा सोच के आते हैं। कई बार ये दिमाग में लेके आते हैं गणपति से पढ़ेंगे जो भी है, लेकिन जाते हैं ना तो सबका, सबके फैन होके जाते हैं कि सब अच्छा पढ़ाते हैं। ये मेरे लिए एक संतुष्टि और संतोषजनक फीडबैक है जो आपसे मिलता है। क्योंकि जब विदाई होती है तब बच्चे एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, सर कि सिर्फ आए तो आपके नाम से, जब जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि सारे अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे आज तक किसी फैकल्टी की कोई शिकायत नहीं मिली, बढ़िया पढ़ाते हैं। और इसकी सबकी मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके साथ न्याय होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी चूक त्रुटि इनकी तरफ से नहीं रहेगी। इनकी तरफ से नहीं रहेगी का क्या मतलब है? जो कुछ बताया जाता है अगर आप इतना ढंग से कर लोगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको किसी भी अन्य स्रोत पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उतना ही बढ़िया पढ़ लेंगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए करो, इनकी तरफ से चूक नहीं रहेगी। अगर आप असफल होते हैं, विफल होते हैं, तो वो दोष आपका ही रहेगा। और अगर सफल होते हैं तो वो क्रेडिट भी आपका ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उनको याद कर लिया और इम्प्लीमेंट कर लिया। तो फैकल्टी के लेवल पर मैं आपको ढंग से आश्वस्त करता हूँ। दूसरी बात, आपको जो कुछ भी बताया जाता है, जो कुछ भी सामग्री आपको सजेस्ट की जाती है, जो कुछ भी, आप प्रैक्टिस सेट के अलावा कुछ भी मत लाना। बोर्ड की किताबें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी फैकल्टी बोर्ड को साथ में लेके चलती है। फिर भी आप भाषा और पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो 9th-10th वगैरह की किताबें। और आपको कुछ भी मार्केट से, गाइड नाम से कुछ नहीं लाना है। और आप उसके अंदर बार बार खोए रहें, बार बार उन्हीं चीजों को पढ़ोगे तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं उससे अपना काम अच्छे से हो जाएगा। तीसरी चीज, यह अनुशासन प्राथमिक है। सिंगल गलती हुई तो हम पेरेंट्स को बुलाएंगे, घर परिवार से बात करेंगे। बिना पेरेंट्स आपको कोई बैच में एंट्री नहीं होगी। भले आप कितने भी बड़े परिवार से हो या राजनीतिक अप्रोच के व्यक्ति हो, यहाँ पे नहीं सुनी जाएगी। एक भी गलती होगी हम पेरेंट्स से बात करेंगे। उसके बाद अगर माफी योग्य होगी तो पेरेंट्स की अनुमति के बाद अंदर लेंगे, नहीं तो माफी योग्य नहीं है तो पेरेंट्स को कहेंगे भाई हम इसको एडमिशन नहीं दे सकते, आप इसको बाहर ले जाइए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आप दूसरी संस्थाओं में भी जाओगे, परंतु अंदर से एक खटकता हमेशा रहेगा कि मुझे किसी जगह से बाहर निकाला गया। और गलती करने के बाद निकाला गया तो आपको हमेशा रिग्रेट जाएगा इस चीज का। क्योंकि जिस संस्था में आप सम्मान के साथ आते हैं, उस संस्था से अगर आपको निष्कासित किया जाता है तो आपके कई महीने डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं कृपया आप सभी को कहूंगा, यहाँ पे खूब इंटरटेनमेंट होता है, हंसी मजाक भी होती है, सब अच्छे से पढ़ते हैं, परंतु मुझे कोई ऐसा कृत्य नहीं चाहिए अनुशासनहीन जो आपका, आप चूंकि शिक्षक होने जा रहे हो, आपसे कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक भी सिंगल शिकायत मुझे नहीं चाहिए किसी भी प्रकार की। अनुशासनहीनता नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी। ऐसा नहीं केवल रूम की बात है, आप गली में चलते हुए भी किसी को परेशान करोगे, मेरे तक बात आ गई तो मैं निश्चित तौर पे मेरी तरफ से जो भी प्रोसेस होती है वो मैं करूंगा। मैं अनुशासनहीनता नहीं चाहिए। पढ़ाई मेरे लिए सेकेंडरी है, डिसिप्लिन मेरे लिए प्राइमरी है। तो आप सभी से मेरा ये रहेगा कि मैं आप पूरे बैच से एक भी शिकायत नहीं सुनना चाहूंगा, एक भी शिकायत। क्यों?
क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं और शिक्षक से गलती की उम्मीद नहीं की जाती। आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, जर्मनी में चले जाओ, एक ही अपराध के लिए 2 सजाएं हैं। सामान्य आदमी के लिए अलग है, शिक्षक के लिए अलग है। सामान्य आदमी को 5 साल की पनिशमेंट है, तो शिक्षक को 8 साल की पनिशमेंट है। क्यों? शिक्षक से गलती की उम्मीद नहीं की जाती। तो इस संस्था के अंदर प्राथमिक रहेगा, आप चारों तरफ से सीसीटीवी से कैद है। एक वहां लगा है, एक वो लगा है, पीछे लगा है, उधर भी लगा है, सारी आवाज भी रिकॉर्ड होती है। और ये हर क्लासरूम की यही स्थिति है, चाहे इस हॉल की हो चाहे उन 2 हॉल की हो। आप 16 सीसीटीवी से कैद है, सीढ़ियों से लेके, ग्राउंड से लेके, और यहां से 100 मीटर आगे जाओगे तब तक हर घटना का हमारे पास में वीडियो रहेगा। कुछ दिन पहले ए बैच में एक लड़के ने एक बच्चे को थप्पड़ मारे, लड़ाई हुई, बहुत बाहर हुई थी, गली में, सीसीटीवी कैद हुआ, क्लिप काटी, बच्चे को मारा, बच्चे ने परिवार को कहा, वो चले गए कोतवाली। कोतवाली वालों ने हमारे से कहा प्रूफ दो, हमने वीडियो काट के युवराज जी ने दे दिया। वीडियो के बेस पे अच्छा केस बन रहा था। अब सद्बुद्धि ये दी कि मेरे को फोन कर लिया पीटने वाले लड़के ने, कहा सर मेरी गलती हो गई, अब कैसे भी करके आप सल्टाओ उसको। पुलिस वाले ने भी कह लिया सर संस्था के बच्चे हैं, किसी का भविष्य खराब हो जाएगा। लड़ाई किस बात की थी? कुछ छोटी मोटी चाय पी रहे थे ना, उस पर कुछ बहस हो गई, फालतू लड़ाई। पढ़ने आए हो, लड़ाइयां करने आए हो? पढ़ाई करो ना, माँ बाप ने किस लिए भेजा है आपको यहाँ पे? फिर वहां से थोड़ा किया, क्योंकि ठीक है भगवान की मेहरबानी से सारे बच्चे पढ़ाए हुए हैं, तो कुछ कोतवाली में भी मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं, उनको कहते हैं कि ये खत्म करो इसको, छोटी मोटी चीजों पे अपन केस नहीं करेंगे। दोनों को, उस बच्चे को समझाया, उस बच्चे ने शिकायत नहीं, उसने कहा ठीक है मैं माफ करता हूँ। अब उसके पिताजी मेरे मित्र, पहले उसने कह दिया मेरे पिताजी किसान है, ये वो है, मुझे पता ही नहीं चला। बुला के लाया, तो मैंने कहा आप तो मेरा ही बच्चा है। अब वो भाई बहन दोनों पढ़ने आते हैं, बहन बेचारी चुपचाप बैठी है, बोल नहीं पा रही है, वो बोले तो उसकी पढ़ाई छूटे, वो टेंशन बेचारी वो भी नहीं पढ़ पा रही। अल्टीमेटली उस बच्चे को समझाया, मैंने निष्कासित किया बैच से, और क्या करें। फर्क मुझे भी नहीं पड़ेगा, फर्क उसको बहुत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक गलती करी, बैच छूटा, हो सकता है पढ़ाई भी छूट जाए, माँ बाप की नजरों से भी गिरा। तो कृपया करके, आपका अभी दिन शुरू होना बाकी है, मुझे आगे 14 महीने बैच चलेगा, एक सिंगल गलती नहीं चाहिए। सिंगल गलती मतलब सिंगल गलती। अगर आपको कोई शिकायत है किसी से, आप मेरे पास आना, आप युवराज जी के पास चले जाना, किसी भी फैकल्टी के पास चले जाना कि सर ये स्थिति है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये चीज हो रही है। चाहे फैकल्टी से हो, चाहे बच्चों से हो, आपस में हो, कोई व्यवस्थागत दिक्कत हो कि सर बाथरूम सही नहीं है, पानी सही नहीं है, जो भी है, देखो होती रहती है, परिवार में भी समस्या आती है। और जब हम पढ़ेंगे तो ये एक परिवार है, हमारे लिए सारे भाई है और बहन है, और मैं आपका यहाँ पे अभिभावक हूँ, एज ए गार्जियन। क्योंकि आपके माँ बाप ने मुझे मेरे तक भेजा है ना, तो बड़े भरोसे के साथ सुपुर्द किया है, तो यहाँ पे मैं आपका बड़ा भाई हूँ। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कहिए कि सर ये समस्या आ रही है, उसका निस्तारण करने की जिम्मेदारी मेरी है। आप अपने लेवल पे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करोगे कि अनुशासनहीनता हो। अरे मजाक मजाक में कई बार ब्लंडर हो जाता है, तो जीवन बर्बाद हो जाता है अच्छा खासा चलता चलता। एक डी बैच चलता था, जो बच्चा बैठा है, 12-13 महीने लगभग बैच चला अपना। कितना चला? इतना ही चला था, हाँ। सिंगल शिकायत नहीं आई 13 से 14 महीने में, एक सिंगल शिकायत। और आप देखना उसके सबसे अधिक परिणाम उस बैच के आएंगे। अभी रिजल्ट आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये बैच चल रहा होगा, मैं बच्चों को यहां लेके आऊंगा, और संभव है कि कोई राजस्थान टॉपर भी यहां से हो। एक गलती नहीं आई उन बच्चों की। बैच कितना था? आप जितने बैठे हो ना, सेम इतना बैच था। कुर्सी नहीं मिलती थी, मुझे पता है, नहीं मिलती थी कुर्सी। उस बैच को क्लोज करना पड़ा था, उसके एडमिशन रोकने पड़े थे, और उसके बाद ई बैच शुरू करके उसमें एडमिशन देने पड़े थे। बहुत सिफारिशें आई थी, हम नहीं कर पाए थे। यहां तक बच्चियां बैठती थी और यहां पे बच्चे बैठते थे, सेम साइज थी ये, लेकिन सिंगल शिकायत नहीं आई। सिंगल शिकायत मैं आपको उस बैच जैसे होने की उम्मीद करूंगा। और तीसरी बात, आप जब भी संस्थान आओ, 2 चीजें बाहर रख के आना। एक अपना ईगो, घमंड, अहम जितना भी है, क्योंकि यहां पे आप सारे विद्यार्थी है। किसी भी प्रकार की ईगो के साथ क्लास से मत आना। ईगो आपको कभी सीखने नहीं देगा। ईगो हमेशा वो आपके आता ना अधिगम पठार, वो पठार बनेगा बीच में,
वो बाहर रख के आना। एक विद्यार्थी प्योर निर्मल छात्र होता है ना कोई, उस टाइप का। और दूसरी बात बाहर क्या रख के आनी है, संकोच। संकोच का मतलब यहां पे ये है कि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आपको शर्म नहीं करनी है, चिट्ठी लिख के पूछिए, खड़े होके पूछ लीजिए, जैसा ही आपको ठीक लगे आप कहिए सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। या कोई आपने गुरुजी ने पढ़ाया, घर आपने पढ़ा तो आपको कुछ अलग चीजें नजर आ गई, तो आप लिखिए सर इस किताब में ये लिखा हुआ था, आपने ये पढ़ाया, हम क्या माने सर। तो सर समाधान करेंगे। उस दिन नहीं करेंगे तो अगले दिन देख के आएंगे, मैं खुद आता हूं। मैं कई बार पढ़ाता हूं बच्चे कहते सर 1936 लिखाए थे सर, वो जगह 1937 लिखे हुए ओकर करना है। तो मैं कहता हूं बेटा कल बताऊंगा, आज तो बनो 36 जातो तो ये वो होता था। डी बैच बच्चा है इसलिए मैं डी का बार बार कह रहा हूं, कई बार ऐसा होता था। मैं अगले दिन देख के आता था, अगले दिन भूल जाता था, तब कहता सर आज तुम्हारी पौत्री वार बड़े याद कराया। तो मैं तीसरे दिन आके बताता था। क्योंकि अगर आपके कोई भी ऐसा बिंदु रह जाता है तो ये शर्म नहीं करनी है कि पता नहीं आसपास के लोग क्या सोचेंगे। अरे फीस तहत भरी है तो आसपास वाले थोड़ी भरी है, तो आसपास वाले को सोचने दे। आप तो पूछिए आराम से कि सर ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठी है। तो संस्था में जब भी आप क्लास से बाहर निकलो, दो चीजें छोड़ के आनी, बाहर निकलो तो किसी भी डाउट के साथ बाहर नहीं निकलना है। मतलब टॉपिक हो गया और बहुत सारे डाउट के साथ जा रहे हैं, फिर कोचिंग आने का कोई मतलब नहीं। कंटेंट तो किताबों में भी खूब पढ़ा है। हम यहां पे किस लिए आते हैं? हम आते हैं समझने के लिए। मेन बात यह कि आपको समझना है। हम यहां पे क्यों आते हैं? निरंतरता के लिए। घर बैठेंगे तो 3 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन फिर और इधर उधर हो जाएंगे। या डेली क्लास लगेगी तो आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। फीस भरी है, डेली आ जाओगे आप, ग्रुप बन गया तो ग्रुप के साथ आ जाओगे। हम यहाँ किस लिए आते हैं? समझने के लिए आते हैं, निरंतरता के लिए आते हैं। तीसरा चीज होती है कि भाई मूल्यांकन हो जाता है, टेस्ट होगा तो पता तो चलेगा कि हम स्टैंड कहां कर रहे हैं। रैंक आएगी सीधी 450 तो समझ में आएगा ओ मजो गुड़ अपना। तो पढ़ना पड़ेगा भैया। जब इन 500 में से 400 आ रहे हैं तो राजस्थान भर में तो हो गया कल्याण अपना। तो एटलीस्ट अगले टेस्ट में पढ़ के 400 से 300, 300 से 200, 200 से 100 मोटिवेशन मिलता रहता है। और आदमी उस चक्कर में काम करता रहता है बेइज्जती बचाने के लिए। तो थोड़ा सा मूल्यांकन वगैरह हो जाता है। बाकी कोचिंग कोई विशेष कुछ नहीं देता है। वही चीजें जो हम लिखवाएंगे वो आपको बाहर किताब में भी मिलेगी, वो की वो मिलेगी, इससे एक्स्ट्रा ही मिलेगी। बस यही होता है कि थोड़ा मूल्यांकन होता है, निरंतरता बनती है और चीजें समझ में आ जाती है। और ये पता चल जाता है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, किसी चीज को कैसे पढ़ना है। इन चीजों के लिए कोचिंग फायदेमंद हो जाती है। अगर आप ये चीजें खुद से कर पाते हो तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं होती। सही बता रहा हूं आपको। तो कोचिंग केवल सफलता के लिए एक माध्यम हो सकता है। कोचिंग आना इस बात का बिल्कुल संकेत नहीं है कि नौकरी लग गई पक्की मानो, नहीं। पक्की करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आखिरी बात, जितना टाइम कोचिंग में देते हो एटलीस्ट घर जाके वापस उतनी मेहनत करो। एटलीस्ट 4-5 घंटे तो करो। और मैं हर बच्चे को कहता हूं कि जो कुछ आज पढ़ाया घर जाके वापस उसको पढ़ो एक बार, घर जाके पूरा पढ़ के सो जाओ। और सुबह उठ के वापस वो सारा पढ़ लो एक बार, पढ़ के आ जाओ। जाके पढ़ो और पढ़ के वापस क्लास आ जाओ, तब आगे की गति बनेगी। पीछे वाला याद होगा न, तभी आगे की गति बनेगी। घर जाके सो के वापस देखा नहीं और न सुबह देख के आए, कल जहां छोड़ा था वापस वहीं से शुरू करोगे ना, इफेक्टिवनेस नहीं आएगा। स्कोर बढ़ाना है तो इस बात को हमेशा मेरी दिमाग में रखना कि 18 तारीख का पढ़ा हुआ क्लास में 18 को पूरा रिवीजन करके ही सोना है। और वापस जब आते हो तो पूरा पढ़ के वापस आना है। एक बार क्लास में हो गया, 2 बार रिवीजन हो गया, 3 बार पढ़ लिया, समझ में आ जाता है। और जैसे टॉपिक पूरा होता है, दुनिया भर की मार्केट में अभ्यास की किताबें आती, ले आओ और उस टॉपिक के प्रश्न सॉल्व करो। अब पूरे टॉपिक में जैसे 100 सवाल सॉल्व किए, फिर बच गए 6 सवाल ऐसे थे जो अपने कंटेंट में नहीं थे, तो अपने नोट्स में ऐड कर दो। या सर को भी बता दो कि समझ में नहीं आया है कोई, तो कह दो सर ये एक प्रश्न है जो इस परीक्षा में तो आया था लेकिन नोट्स में है नहीं, मेरे भी समझ में नहीं आया। अपने आप बताएंगे वो। अगर आप ऐसी चीजें कर पाते हो ना, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि बैच आपको परिणाम दे देगा। नहीं कर पाते हैं कि या पढ़ाया घरे जाए गदौरे गड़े हूर रिया, खाए पिए, कोई होश हवास नहीं है, तो हपा ढोर बन गया न, तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। भले कोचिंग आओ जाओ, फीस भरो, भले कुछ भी कर लो। समझ रहे हो ना बात को? कड़वा बोल रहा हूं लेकिन सही बोल रहा हूं। और ये मैं बातें पहले दिन इसलिए बोल रहा हूं कि दूसरे दिन फिर वही बच्चे आए जो सीरियस पढ़ने के लिए है। मैं ये नहीं चाहता कि भाई
क्योंकि सीरियस बच्चा एक भी बहुत अच्छा होता है, और नॉन सीरियस 1000 भी आ जाए ना तो केवल रेवेन्यू बढ़ता है, दिमाग खराब होता है। अच्छे बच्चे आते हैं ना तब हमें खुद पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छे बच्चे का मतलब जो मैंने अभी आपको ये बातें बताई। अच्छा, जाते जाते एक बात ये बताओ, कौन कौन देखने आया? खाली हमारे साथ होने आऊँ हाल टाइम बाद जो आया हूँ, खाली जो ही आऊँ, ईमानदारी बता दो, कहीं नहीं करो बस। देखो देखो, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। हमारे साथ जो ही आऊँ कौन करे, ऑनलाइन दी है बड़ा है, अलग दी है कौन करे। कई बार ऐसा होता है, फुल बच्चे आते हैं, बीजू दिन एकदम नया आवा रहा। आधे रहते हैं पुराने, आधे नए। अब पाठ शुरू करता हूँ तो सर ये हमने तो नहीं पढ़ा, काले पढ़े तो कल तो हम आए ही नहीं थे। तीसरे दिन फिर नए, ये क्या है, मतलब है क्या, एक ही पाठ को 3 बार पढ़ा रहा हूँ। जा बेटा जा। अब मेरी बातें मेरी तरफ से पूरी हो गई, बाकी तो मैं आगे होती रहे साल भर में, कहीं तो बातों करने से पड़ा हैंग आज कर ली तो काले की करूँ, बस काले नया आ है न बड़े कहना पड़े आज तक। कल मैं वापस ये बातें नहीं करूँ, कल मैं पढ़ाऊंगा फिर, है ना। आज मेरी ये लास्ट बातें थी, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ऐसे करता रहूंगा, बाकी कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो कल रजिस्टर के साथ आना, अपन कुछ न कुछ शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपकी तरफ से कोई बात हो तो बताओ, फीस के अलावा। फीस के अलावा बताओ, क्योंकि देखो फीस पिछले बैच की जो थी ना ए वाली, वही रखी है बढ़ाई, वही है ना ए वाली, सेम सेम ही रखी है। अब ए से कम करूंगा तो ए वाले कहेंगे कि मैं की अमीर बाबरा दिख रहा था, तो मोहम्मद हमारी हालत खराब कर दे, बच्चे बहुत परेशान करते हैं फिर। नहीं, ए की थी वो ही बी की रखी, उसमें बढ़ाई है तो मैं आज अभी जाके कम करवाता हूँ हाथों हाथ। नहीं बढ़ाई है तो बीजी कोई बात पूछो, कोई पूछ नहीं है तो कोई बात नहीं है। बीजू हैंग बढ़िया, तभी बीजी ठीक है। हाँ बेटा, हाँ एक बात, हाँ कुछ भी नहीं पढ़ना है, नोट्स पढ़ने के साथ अभ्यास दबा के करना है, बस हो जाएगा। क्या अच्छी टॉप रैंक लाओगे, पर इतना करना पड़ेगा। पर नोट्स पढ़ना और याद करना आसान है बेटा, कौन नहीं। वो बेटा क्लास में था, आसान नहीं है, बट कर लोगे तो मेरी गारंटी है। वो देखो उसके पीछे कारण था, कारण ये था कि पिछली बार क्या हुआ कि अचानक से पैटर्न बदला ना, तो बच्चे क्या मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाए। बाकी मैं आपको बात बताऊं, उस पेपर में ऐसी कोई पंक्ति थी नहीं जो 9वीं 10वीं तक की क्लास में नहीं थी, और ऐसा बच्चे भी कोई नहीं जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी, पढ़ी थी, लेकिन हमने ऐसे सोचा नहीं था कि इस टाइप से वो कथन कारण करेंगे। आपकी गलती नहीं थी, बेसिकली संभल नहीं पाए हम। तो अब इस बार हम उस माइंड सेट के साथ, आप भी और हम भी है, तो हम पहले से उस माइंड सेट के साथ है, तो मुझे लगता दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा ना। इस बार हम प्रैक्टिस उस लेवल की करेंगे, नोट्स तो पहले भी सफिशिएंट ही थे, प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं थी। हमारी प्रैक्टिस 1 लाइनर थी, पेपर आए एनालिटिकल। इस बार क्या करेंगे, टेस्ट के पेपर ही ऐसे ही बनवाएंगे। तो टेस्ट के पेपर ऐसे ही बनेंगे ना, तो आपके सोचने की प्रोसेस वैसी हो जाएगी, फिर वो आपके लिए बहुत नया पैटर्न रहेगा नहीं। बात ये